जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज 15 मई है, भगत सिंह के अनन्य साथी क्रांतिकारी शहीद सुखदेव का जन्मदिन। उनके बारे में बात करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं उस कुल से आने वाले, उस परिवार से आने वाले साथी नौजवान मित्र हमारे श्री अनुज थापर जी। अनुज जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। कैसे हैं आप? नहीं, बहुत अच्छा हूँ मैं जी। तो आज शहीद सुखदेव का जन्मदिन है जी। आज की पीढ़ी उन निस्वार्थ बलिदानियों को, उन क्रांतिकारियों को जान सके, पहचान सके, उनसे रिलेट कर सके, उनके जीवन से, उनके त्याग से, उनके बलिदान से प्रेरणा ले सके। उसके लिए हम आपको कष्ट दिए हैं, आपसे भी बातें करेंगे और पीढ़ी जान सके आज की उनके बारे में। तो सबसे पहले मैं बात शुरू करूं, उस पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। सुखदेव जी का जन्म कहाँ हुआ, परिवार में कौन कौन थे, वो जो वंश वृक्ष है उसकी शाखाएं कौन कौन थीं, तो उस पर थोड़ा सा बताइए। क्रांतिकारी सुखदेव जी का जन्म नौघरा आपका लुधियाना में हुआ था। जहाँ तक दादाजी के साथ हम बहुत छोटे थे, हम लोग जब मथुरा दास दादू और जयदेव दादू साथ साथ बैठे होते थे, हम सुनते थे उनकी बातें कि नौघरा में कुछ बहुत कोई अमीर परिवार तो था नहीं, तो उनका वहाँ पर नौघरा में जन्म हुआ। पिताजी का मृत्यु आप देखिए ना, कि देखिए परिवार का जहाँ तक होता है कि उनके परिवार में लोग पूछते हैं कि कौन है उनका परिवार। देखिए उनके, मैं आपको ओपन करता हूँ कि हमारे उसमें बताया गया है कि परदादा जो उनके रहे हैं वो आपके गिरधारी लाल जी रहे हैं। तो पूरे परिवार का एक वृक्ष है हमारा, कोई छोटा परिवार नहीं है ये जी। कि लोग क्रांतिकारी सुखदेव को जानते हैं, लेकिन लोग ये नहीं जानते परिवार में कई और क्रांतिकारी भी हुए हैं, आपके स्वतंत्रता सेनानी भी हुए हैं। आपके जो परदादा इनके गिरधारी लाल हो गए, उनके नीचे आप देखिएगा इनके सावन लाल जी हो गए, बाकामल जी और बिंद्रामल जी इनके पुत्र हुए। जी जी, गिरधारी लाल जी के। जी जी बिल्कुल, इनके पुत्र हुए हैं जी। तो बिंद्रामल जी का जो रहा है, उनके जो नीचे रहे हैं वो चिंताराम थापर रहे हैं जी। और बलिराम जी रहे हैं। जी जी। और इसी तरह आपका जैसे आपका बांकामल जी रहे हैं, बांकामल जी जो हैं इनके पुत्र रहे हैं रामलाल जी जी। और रामलाल जी जो रहे हैं इनके पुत्र आपके सुखदेव दादू और आपके मथुरा दास दादू रहे हैं। जी 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 जी। बाकी परिवार के बारे में तो आप, हम लोग तो ये, हमने तो एक ही बात सीखी है उनकी बातों से, परिवार सिर्फ लोग हमको मानते हैं, लेकिन हमारी भगत सिंह सुखदेव की जो सोच रही है वो यही है, परिवार आप लोग भी हैं अगर उनकी आप विचारधारा में चलते हैं तो। ठीक बात है जी। तो आपके पिताजी का शुभ नाम क्या है? वीरेंद्र कुमार थापर। वीरेंद्र कुमार थापर जी। और वीरेंद्र कुमार जी हैं जयदेव जी के पुत्र। जयदेव जी के पुत्र, बिल्कुल जी। तो जयदेव जी और सुखदेव जी ये साथ साथ पढ़ते भी थे, दोनों भाई। स्कूल में भी मुझे जितना मैंने पढ़ा है शायद साथ पढ़ते थे और नेशनल कॉलेज लाहौर में भी साथ पढ़े। जी बिल्कुल, ये एक्चुअल में भगत सिंह सुखदेव जैसे ये लोग रहे हैं नेशनल कॉलेज में, ये लोग सेम ही क्लास में रहे हैं, साथ साथ इनकी शिक्षा हुई है। जी बिल्कुल सच्चाई है। तो आप सोनीपत रहते हैं? जी बिल्कुल। आप कब से सोनीपत में हैं? मेरा तो आप लिए कि मेरा जन्म है गन्नौर सोनीपत में ही हुआ है। तो उसके बाद मैं पूरा मेरा पालन वहीं हुआ है। आज भी वहीं हैं हम लोग। जी 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 जी। अच्छा, लुधियाना में नौघरा में वो मकान तो आज भी है जिसमें क्रांतिवीर सुखदेव का जन्म हुआ था। लेकिन उस मकान का संरक्षण जिस तरह से होना चाहिए, वो शहीद सुखदेव की जन्मस्थली है, साधारण मकान नहीं है। तो क्या उससे आप या परिवार संतुष्ट है कि हाँ ये ठीक है इस तरह से संरक्षण? जी बिल्कुल, मैं इस बात पे कहना चाहूँगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है आज का। लोग क्या करते हैं ना कि लोग कहते हैं कि बड़ा घर रहा है, उसमें 2-3 ऊपर लाइटें लगा दें, उसके अंदर मूर्तियां लगा दें, लोग जाके सर झुका रहे हैं कि क्रांतिकारी सुखदेव परिवार में ये मुद्दा नहीं रहा। उन्होंने सोच थी, उनकी विचारधारा कि हम लोग चाह रहे हैं कि आप मूर्तियां लगाएं, वहाँ पर बहुत अच्छा गवर्नमेंट कर रही है, वहाँ पर उसमें अच्छा डेवलपमेंट कर रही है, उन्हें पैसा खर्च कर रहे हैं वो लोग, नहीं बहुत अच्छा है, मैं बुरा नहीं कहता उसको, लेकिन सिर्फ मूर्ति बनाने से कुछ नहीं होगा।
भगत सिंह भी होते, सुखदेव भी होते, वो नहीं एक्सेप्ट करते इस चीज़ को। उनका मतलब था, उनका मकसद ही यही रहा है कि उस विचारधारा को युवा तक लेके जाएं। और कैसे लेके जाएंगे? अगर आप मॉन्यूमेंट बना रहे हैं उनका वहाँ पर, तो उनकी विचारधारा अगर वहाँ आपको नहीं मिलेगी, उनकी सोच कि क्या सोचते थे वो असली, क्या जिंदगी थी, क्या वो रईस परिवार से थे, गरीब परिवार से थे, क्या स्थिति उन्होंने अपनी जिंदगी में देखी है। सुखदेव को कौन जानता है इस सोच में? नाम सब जानते हैं, लेकिन क्या बहुत रईस परिवार से थे, बहुत गरीब परिवार से रहे हैं वो लोग? क्या उस सोच को लाया गया? कैसे एक गरीब बच्चा घर का आप सब कुछ छोड़कर, जो पूजा के समय में बताते हैं, हमारे बुक्स वगैरह में भी लिखा हुआ है, हमारे दादा लिखे हुए हैं, कि वो बताते हैं कि ना सुखदेव के सामने जब आपकी दिवाली के समय में इनको कहा जाता था कि जाओ जाके ना आप ना राम की मूर्ति लेके आओ, वो रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लेके आते थे हर बार। अरे वाह! तो मैंने भी पढ़ा, मथुरादास थापर जी ने जो लिखा मेरे भाई शहीद सुखदेव, उसमें वो इस बात का जिक्र करते हैं कि उनको रानी लक्ष्मीबाई वो बचपन से ही इतना प्रिय थी कि उन्हीं की तस्वीर वो लाते थे हर बार। बिल्कुल ठीक बात है। तो जब सुखदेव लाहौर आ जाते हैं, नेशनल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और वहाँ पर भगत सिंह भी एडमिशन लेते हैं, तो वहां से इनकी दोस्ती शुरू हो जाती है। बिल्कुल। आगे चल के ये दोस्ती भी बहुत प्रसिद्ध रही है, बहुत ज्यादा। तो इसके बारे में कुछ दोस्ती के कोई किस्से आपके स्मरण अभी हों तो वो बताएं। जहाँ तक दादाजी के थे, हम लोग बहुत छोटे रहे हैं, मृत्यु से पहले ना हम लोग सुनते थे कथाएं पूरी, कि भगत सिंह सुखदेव का जो दोस्ती में राम लक्ष्मण के नाम में जाना जाता है इन लोगों को, कि आप खुद देखिए ना कि इनकी दोस्ती का किस्सा तो इन्होंने आपका भगत सिंह को कितनी बार सुखदेव को कहा गया था कि एग्जैक्टली उन्हें कई बार कहा गया था, अलग रहने को भी कहा गया था। ये किसी को नहीं पता है चीज़ें, बहुत चीज़ें जब इन्होंने क्रांति की सोच की, जब इनके दिमाग में आई है, जब घर वालों ने देखा है कि इनकी सोच तो बिल्कुल ही अलग जा रही है, क्योंकि आप उनके जो आपके ताया जी रहे हैं अचिंतराम थापर जी, वो तो आपके गांधीवादी सोच के थे, पंजाब के हेड रहे हैं वो लाला लाजपत राय के साथ में। वो एग्जैक्टली जब देखेंगे कि उनके परिवार का एक बच्चा क्रांतिकारियों की सोच वाला आ रहा है, तो वो तो बदलने की कोशिश करेंगे। ठीक बात है। और ये मीडिया में लोग मुझसे पूछते हैं कई बार कि ये चीज़ क्यों नहीं दी गई, क्योंकि कुछ चीज़ें पारिवारिक होती हैं हमारी। कि आज मैं इसको ओपन करता हूँ चीज़ें कि जो दादाजी का हमने कुछ सुना था, क्रांतिकारी सुखदेव की जब विचारधारा क्रांतिकारी बननी शुरू हुई थी, इनकी माताजी को पता चल चुका था। अपनी माताजी के सबसे बड़े बेटे यही थे। पिताजी की मृत्यु आपकी बहुत पहले हो चुकी थी, मेरे ख्याल आप हालत देखिए ना, घर में खाना कौन खिलाता? सुखदेव उस समय थे, वही थे जो घर में खाना अपनी माँ को खिलाते। मथुरा दादू तो बहुत छोटे थे उस समय, तो उस समय इनको कोशिश करी गई थी परिवार की तरफ से कि उनको गांधीवादी सोच पे डाला जाए। लेकिन जब उन्होंने हालत वहां पर देखे हैं ना कि गांधीवादी सोच अगर सच में सफल होती देश में, तो ये हालात नहीं होते, आपने कितने गोलीबाजी नहीं होती, इतने लोगों को मारा नहीं जाता पंजाब में। आपको पूरा आपको कांड वाला सारे पता है जो पंजाब में हुए हैं। तो हम लोग तो यही पॉइंट है, देखिए उन दोनों की सोच इतनी ज़्यादा ही मिलती थी इन लोगों की कि जयदेव दादू का बताते हैं कि ये लोग क्या होते थे, चुपके से ये लोग घर में आते थे, माँ बाप को किसी को खबर नहीं आए, और जयदेव दादू को इशारा कर दिया जाता था कमरे के अंदर हम लोग जा रहे हैं, आप बाहर से दरवाज़ा बंद हो रहा है, कोई अंदर नहीं आना चाहिए, और कोई आता दिखे तो आप हमें बता दें। और इनकी वहाँ पर क्या गपशप होती थी उसके बारे में तो मैं बता नहीं सकता, वो तो जयदेव दादू भी नहीं पहुँचती थी खबरें, क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा रहा है ना कि जो इनके बीच में गुप्त बातें होती थी ना, उसकी जानकारी किसी को भी नहीं होती थी। बहुत चीज़ें थी इनकी। आप हालात देखिए, इनका प्रेम देखिए आप, कि भगत सिंह का जब आपके असेंबली में बम डालने की बात हुई थी, कौन सा बम? स्मोक बम। कि लोग अपने युवा बच्चों में हम देखते हैं, वो कहते हैं कि बम जैसे मारता है, किसी को मारने के लिए होता है, वो स्मोक बम था। किसी की मृत्यु नहीं करना चाहते थे भगत सिंह सुखदेव। तो उन दोनों की सोच देखिए कि नाम जब असेंबली में के लिए नाम जब आपने, इनकी पूरी टीम ने जब नाम दिया था, उसमें भगत सिंह का नाम नहीं था। आप इनका जुड़ाव देखिए, सुखदेव ने उस समय मुंह पे इनको अलग से कहा था कि उन्होंने कहा कि उन्हें पता था कि भगत सिंह ही काबिल थे उस समय, क्योंकि बोलने में और समझाने में जो आगे थे भगत सिंह का नाम था। तो इन्होंने अलग से कहा था कि भगत सिंह तुम डर गए हो, तुम शादी करना चाहते शादी कर लो। बहुत मुद्दे उन्होंने कहा था, उन्हें पता था कि इनका प्रेम ऐसा था ना, उन्हें पता था कि कमजोरी एक दूसरे की क्या है, जैसे मित्रों में होता है। तो उन्हें पता था कि भगत सिंह का नाम आया, उसके बाद भगत सिंह कहते हैं मैं जा रहा हूं बम के लिए। अब उसके बाद आप देखिए ना, आज इन दोनों की जुड़ाव की वजह से आज भगत सिंह सुखदेव को लोग जानते हैं। अगर आप सोचिए कि वहां पर असेंबली में
इनका बम ब्लास्ट नहीं हो तो होता भी जाता। वहाँ पर अगर उनकी विचारधारा नहीं पहुँच पाती इन दोनों की मिली हुई, क्या वो चीज़ आज सामने आ पाती युवाओं में? इसके ऊपर शिव वर्मा बहुत अच्छा लिखे हैं, जी, जी। इस बात को एक्सप्लेन किए हैं शिव वर्मा भी, और भी बहुत सारे लेखकों ने इस पर बात की है। शिव वर्मा साथी क्रांतिकारी थे, वो उनका कहना है कि, और बाकी साक्ष्य भी जो मिलते हैं, कि जब पहले सेंट्रल कमेटी की मीटिंग हुई और उसमें चूंकि मूलतः प्रस्ताव भगत सिंह का था, ये प्रपोजल उन्होंने जब वेला को पढ़ा कि फ्रांस में ऐसा हुआ था तो ये आइडिया इनको क्लिक किया, इन्होंने उसको प्लान किया। पर जब इन्हीं को सेंट्रल कमेटी ने कहा नहीं यहाँ आपको नहीं खो सकते, चंद्रशेखर आज़ाद तैयार नहीं थे किसी भी तरह से भगत सिंह को भेजने के लिए, तो पार्टी के अनुशासन का सम्मान करते हुए भगत सिंह ने सिर झुका लिया कि ठीक है। सुखदेव चूंकि उस बैठक में शामिल नहीं थे, हालांकि वो भी सेंट्रल कमेटी के मेंबर थे। जब सुखदेव को पता चला कि सेंट्रल कमेटी ने ऐसा ऐसा फैसला किया है और भगत सिंह ने उस फैसले को मान लिया, तो वो नाराज हुए और उन्होंने फिर भगत सिंह से वो नाराजगी, काफी मित्र थे, बहुत प्रिय मित्र थे और बहुत कुछ कहा जैसे भी आपने बताया। और उसके बाद भगत सिंह ने फिर आग्रह किया कि दोबारा मीटिंग हो सेंट्रल कमेटी की। वो मीटिंग हुई और भगत सिंह इस बार नहीं माने कि नहीं मैं जाऊंगा। और ये बात सही है कि वो इतिहास शहीद आज़म भगत सिंह बनते हैं तो उस घटना का बड़ा स्थान है, और उसके लिए विवश करने के लिए सुखदेव की बहुत बड़ी भूमिका थी। और एक बात और इसमें शिव वर्मा लिखते हैं कि हालांकि सुखदेव ने भगत सिंह को तो बड़ी खरी खरी कही, लेकिन वो इतने दुखी थे इस बात से कि अब की बार जब वो सेंट्रल कमेटी की मीटिंग हुई दूसरी बार, तो उस मीटिंग में वो एक शब्द नहीं बोले, वो चुप बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। और बाद में फिर वो शाम को लाहौर चले गए। और जब वो लाहौर गए हैं तो दुर्गा भाभी ने जो बताया, वो कहती हैं कि सुखदेव की आंखें सूजी हुई थी, फूट के रोए थे, बहुत रोए हैं वो कि मैंने। और एक और घटना फिर घटती है कि वहाँ जेल में भी जब वो थे, जब गिरफ्तार सुखदेव हो गए और जेल में थे, तो तब भी वो बहुत तड़पते थे। और एक शिव वर्मा ही एक घटना का जिक्र करते हैं कि एक पुलिस अधिकारी जेल में सुखदेव से मिलने आता है, जो दिल्ली होकर गया था, और भगत सिंह उस टाइम दिल्ली जेल में थे। तो सुखदेव पूछते हैं कि तुम वहाँ गए थे, उससे मिले थे? वो कहता है हाँ। तो फिर रो पड़ते हैं, फूट फूट के रोते हैं और खूब जोर से रोते हैं। कैसा है वो प्रेम? हाँ, बहुत प्यार था दोनों का, निसंदेह। तो खैर हम आगे इस बात को बढ़ाते हैं। जब सुखदेव गिरफ्तार हो जाते हैं 15 अप्रैल 1929 को, वो कश्मीर बिल्डिंग वो कहलाती थी जहाँ से उनकी गिरफ्तारी हुई, तो उसके बाद एक जो विवाद कहिए, जो उस महान बलिदानी के उस महान व्यक्तित्व पर भी एक दाग की तरह वो कहीं लगा, और कई बार उस पे सही ढंग से उसका जवाब शायद नहीं दे सके हम लोग। एक बयान सुखदेव ने दिया पुलिस को, और उस पे कहा गया कि भाई सुखदेव ने कमजोरी दिखाई और पुलिस के सामने गिरफ्तारी के बाद बयान दे दिया। उसके बारे में आपने परिवार से जो सुना, या उसके बारे में आप क्या जानते हैं? वो बयान दिया था, नहीं दिया था, दिया था तो क्यों दिया था, क्या दिया था, उसके बारे में कुछ कहिए। गिरधारी लाल जी जो अपना अचिंतरम जी को लेटर लिखा गया है ना, उसमें एग्जैक्टली मेंशन्ड है इस बारे में। सुखदेव जी की इनकी बात हुई थी कि मकसद ये था कि देखिए, अगर सुखदेव जी पे बिल्कुल दुनिया ने लगाया, उस समय कुछ लोगों ने लगाया। इल्ज़ाम लगाना तो बहुत आसान होता है, मुझे लगाना है, पड़ोसी पे भी इल्ज़ाम लगा दूंगा, लेकिन कारण आपको समझना पड़ेगा ना। देखिए कि उनको कहीं ना कहीं एडमिन बोला गया है कि सुखदेव को, जब उन्होंने देखा कि ना किसी बंदे ने जो मेरा विश्वास पात्र था उसने गद्दारी करी है, तो उस समय क्या बयान दिए थे उन्होंने? जो चीज़ अंग्रेजों को पता थी उन्होंने वो बातें बताई। तो ये भी एक विश्वास में आने का तरीका होता है कि उसमें क्या होता है कि अपनी टीम का गद्दार एक बंदा अगर बैठा है, उसको अगर खत्म करना है, उसका तरीका यही है कि आप ना अंग्रेजों के, आप हेलो हाय में आओ, नमस्ते करो, उनको कह दो हमें तो सब बता रहे हैं आपको, उनको जो चीज़ें जो हो भी चुकी है खत्म, उनको बता दो आप चीज़ें। अब उन्हें बता दिया उन्होंने, और एग्जैक्टली जो बातें मेन रही है आपकी, चाहे कहीं पर भी हो, सहारनपुर की भी हो, कोई बातें नहीं बताई गई है
कि बताना होता तो वो सब कुछ बताते। आप ये देखिए ना कि भगत सिंह, सुखदेव वगैरह को अगर सुखदेव ने सच में ही गवाही दी होती तो उस केस में फांसी क्यों दी होती? उनको तो बाल्कि ब्रिटेन वगैरह कहीं भेजा होता, वो तो ऐश कर रहे होते। कि भगत सिंह, सुखदेव को दुनिया ने बहुत तोड़ने की कोशिश करी है इन नामों को। उनकी माता श्री तक ने मुंह पे चाटे मारे हैं लोगों के इस बात पे कि आपके पंजाब के अंदर जब आपकी भगत सिंह की मूर्ति लगाई गई थी पहले, तो उस समय माता जी ने जाने से मना कर दिया था वहां पर, उनकी भगत सिंह जी माता जी ने। क्यों? वो कहती हैं यहां पर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों की मूर्तियां लगेगी, मैं वहीं जाऊंगी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात और बहुत ही प्रेरक बात सुखदेव के बारे में जी, बहुत कम उसकी चर्चा होती है। जी, मैं जब उस केस की फाइल्स में पढ़ रहा था तो वहां से वो प्रमाण मिलते हैं। चंद्रशेखर आजाद को लाहौर से सुरक्षित निकालने में सुखदेव की भूमिका नहीं, ये सच, बिल्कुल बिल्कुल सही खबर है आपके पास, बिल्कुल रहा है रोल इनका। क्योंकि टीम एक, मैंने अभी कहा भी था ना, वो टीम के सिर्फ सदस्य नहीं थे, एक एडमिन होता है ना जो चलाता है पूरा सोच जिसकी चलती है, जो हेडिंग्स में इनको कहा गया है, प्लानिंग जो होती है, चाणक्य सोच जिसको कहते हैं आप, ये उसमें सुखदेव जी का रहा ही है। इन्होंने आज़ाद जी की बहुत अहमियत थी उस समय। आपको आज़ाद जी को, आप न्यूज़ भी पढ़ेंगे ना पूरा इसमें जी, आज़ाद जी को जुड़वाने वाले भी जो अलग थे, पहले अलग संगठन कर रहे थे, उनका जुड़ाव करने के लिए सुखदेव वहाँ गए थे, इनके पास मिले थे, हंसी मजाक करके ये जुड़े हैं ये लोग, भगत सिंह वगैरह ये लोग। आज़ाद जी तो बहुत पवित्र नाम है कि तो उनका जुड़ना, उनकी रक्षा करना भी तो एक फ़र्ज़ था ना। आप किसी को जोड़ रहे हैं और इतनी बड़ा देशभक्त है, उसकी सुरक्षा भी एक अधिकार, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, पंजाब के एक हेड के रूप में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके पास कोई आया तो उसकी सुरक्षा भी आपकी जिम्मेदारी है। उसमें मुकदमे की जब मैंने वो फाइल्स पढ़ी तो मैं दंग रह गया वो पढ़ के। और फिर शिव वर्मा की किताब संस्मृतियों से भी उस बात की पुष्टि होती है जी, वो ऐसा बड़ा उदाहरण है सुखदेव के जीवन के उस त्याग का। अक्सर हम किताबों में ये पढ़ा करते थे, साथ ही क्रांतिकारियों ने भी लिखा, बहुत सारों ने लिखा कि सैंडर्स वध के बाद चंद्रशेखर आजाद राम नामी दोशाला ओढ़कर और उस वेश में वो लाहौर से गए थे। लेकिन सच ये नहीं थी, सच ये था कि सुखदेव ने अपनी मां, वो सिक्योरिटी पॉइंट जननी रल्ली देई को तैयार किया, वो सिक्योरिटी पॉइंट से करा और वो चीजें। चंद्रशेखर आजाद, किशोरी लाल, मां रल्ली देई, और परिवार के एक नौकर थे, उनकी छोटी सी बेटी थी जिसको मां अपनी बेटी की तरह पाल रही थी। 3.5 टिकट ली गई लाहौर से आगरा तक के लिए, हाँ, और एक परिवार की तरह चले। दिल्ली आने के बाद बाकी 3 वापस चले गए, हाँ बिल्कुल, और आजाद आगे अकेले ट्रेवल किए। तो सुखदेव ने पार्टी के शीर्ष नेता चंद्रशेखर आजाद को लाहौर से सुरक्षित निकालने के लिए अपनी मां को लगा दिया था। इससे बढ़कर क्या करेंगे? और फिर उस क्रांतिवीर के बारे में ऐसी बातें अगर कहीं से कोई उठती हैं तो बड़ी शर्मनाक बात है। अनुज जी, एक बड़ा दिलचस्प एक पत्र है जो सुखदेव ने गांधी जी को लिखा, फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद का पत्र है वो जी, बहुत आखिर के दिनों का पत्र है बल्कि जी। उस पत्र में कुछ प्रश्न भी उठाते हैं सुखदेव, कुछ शिकायत भी करते हैं गांधी जी से। तो उस पत्र के बारे में आप कुछ बताइए, और उसका उत्तर भी गांधी जी ने दिया था। लेकिन वो उनके कहते हैं उनकी मृत्यु, उनके फांसी में चढ़ने के बाद वो पहुंचता है, गांधी जी को इनका पत्र लेट पहुंचा था, बिल्कुल। हाँ, फांसी के बाद मिला गांधी जी को। बेसिकली इसमें कुछ नहीं हुआ था, असली मुद्दा ये उठा था जी। इनसे कहा गया था पहले कि आप माफी मांग लीजिए, गांधी जी वो आपको निकलवा सकते हैं यहाँ से। हाँ। इन्होंने एग्जैक्टली वो चीजें उठी थी। उस समय इन्होंने डायरेक्टली एक लेटर लिखा था गांधी जी को, जिसमें उन्होंने कहा था इस समय 1919 में जो गिरफ्तारियां हुई हैं आपकी गदर, कहते वहां पर उन लोगों को तो आज तक आपने बेल दी नहीं, वो आज भी जेलों में सड़ रहे हैं, उनको बिल्कुल गुलामों की तरह रखा गया है वहां पर। वो कहते हैं हमें डर नहीं लगता, हम मरने को तैयार हैं, हम क्रांतिकारी हैं। उन्होंने सीधा सुखदेव जी ने वहां पर लेटर लिखा था कि आप उनको आज़ाद अगर करना है तो उनको पहले आज़ाद कीजिए आप।
कहता है हम लोग युवा हैं, हम खुद संभाल लेंगे अपनी आज़ादी को। कैसे आज़ादी होनी है, क्या होना है, बिल्कुल नहीं। युवाओं में पहले आप युवाओं में तो आपको पता ही है, होता ही है ये। उस पत्र में सुखदेव ने गांधी जी को परम कृपालु महात्मा जी कह के संबोधित किया है और सम्मान करते थे, ऐसा नहीं है कि सम्मान नहीं करते। देखिए एक और बड़ी विडंबना है कि अगर आप भगत सिंह सुखदेव की विचारधारा में विश्वास रखते हैं तो फिर आपको गांधी विरोधी होना है। ऐसा चलन है हमारे यहाँ कि जो इन क्रांतिकारियों को मानते हैं वो उनको बुरा कहते हैं, गलत है। और जो गांधीवादी हैं वो इनको फिर आतंकी बताओ जी आप। बहुत ही गलत है लेकिन अगर आप सही मायने में रैशनल थिंकिंग रखते हैं और अध्ययन करते हैं उन परिस्थितियों का, तो आप भगत सिंह में आस्था रखते रखते भी गांधी जी के प्रशंसक हो सकते हैं और गांधी जी में आस्था रखते रखते आप भगत सिंह के प्रशंसक हो सकते हैं। सुखदेव जब वो पत्र लिखते हैं तो परम कृपालु महात्मा जी कह के लिखते हैं और उस पत्र को जब समाप्त करते हैं तो कहते हैं आपका अनेकों में से एक, अनेकों में से खुद को एक, एग्जैक्टली वो ये लिखते में थे, से एक लिखते वो हैं। अपना नाम सुखदेव नहीं लिखते थे, वो अनेकों में से एक शब्द इस्तेमाल करते थे वो, बिल्कुल। और गांधी जी जब उस पत्र का उत्तर देते हैं, क्योंकि सुखदेव ने कहा था कि आप इसका उत्तर दीजिए, तो महात्मा भी उत्तर देते हैं उसका और उसकी शुरुआत भी ऐसे ही करते हैं कि वो अनेकों में से एक कहाँ है। हालांकि तब तक सुखदेव को फांसी हो चुकी थी, गांधी जी को उनका पत्र लेट पहुंचा था और गांधी जी लिखते हैं कि वो अनेकों में से एक नहीं थे, क्योंकि अनेक लोग देश के लिए जान नहीं दे दिया करते हैं, तो उन्होंने इस देश के लिए जान दी है, वो अनेकों में से एक नहीं है, वो बहुत निराले हैं। आखिर के दिनों में वो बड़ा दिलचस्प पत्र है और कई डायमेंशंस सुखदेव की पर्सनालिटी की देता है जो इन्होंने ताया चिंतराम जी को लिखा। उस पत्र को जब हम पढ़ते हैं तो उससे एहसास होता है कि उससे कुछ समय पहले शायद ताया मिलने आए होंगे और सुखदेव ने उन दिनों दाढ़ी बढ़ा रखी थी। जो फोटो आप सुखदेव का देख रहे हैं यहाँ पीछे स्क्रॉल में भी चल रहा है, एक ही फोटो सुखदेव का मिलता है। इसमें वो हल्की मूछें हैं, दाढ़ी तो नहीं है, तो इसी रूप में हमने सुखदेव को देखा है। लेकिन जेल के आखिरी दिनों में सुखदेव ने दाढ़ी बढ़ा रखी थी और जब ताया मिलने गए तो ताया ने शायद डांटा होगा कि ये क्या हाल बना रखा है, अच्छे से रहा करो। तो ताया ने जब उस दाढ़ी के लिए डांटा तो सुखदेव उस पत्र में लिखते हैं कि ये भी क्या कि अब दाढ़ी बढ़ाने वाली बात पर ही आप नाराज हो गए कि जिस तरह बाल बढ़ाना और काटना कटवाना एक फैशन है, उसी तरह दाढ़ी भी एक फैशन है। और क्या अब दाढ़ी बढ़ाएं या काटें ये भी माता पिता की अनुमति से ही रखनी होगी। युवा सोच। तो वो बड़ी दिलचस्प सी गुफ्तगू है दोनों के बीच। ये मुद्दा बिल्कुल इसमें रहा था। उसमें एक युवा बच्चे से होता नहीं हालात कि वही हालात थे उनके उस समय। उनके ताया जी ने अगर दाढ़ी का कह दिया, एक बच्चा होता है, युवा लड़का है, कॉलेज में कितनी उम्र थी उन लोगों की उस समय, उससे कह दिया जाता है कि दाढ़ी काट दो। वो तो आज सब युवा बच्चों में होता है। कोई भी माँ बाप कहेंगे यार दाढ़ी बढ़ा रहे कि काटो इसको, तो बच्चा क्या बोलेगा, कहता है ये तो आज फैशन है मम्मी। यही हालत है उनके उस समय। वो हर चीज़ को पता क्या होता है, वो कभी कोई दुख में हालात में रहे हैं ना, उन्होंने कहीं ना कहीं उसे हंसी में उन्हें निपटाने की कोशिश करी है, दबाने की। ये चीज़ें उनकी सोच रही है उसमें। नहीं, अच्छा है ये चीज़ जी। तो ये थी बातचीत आज अनुज थापर जी से जी, शहीद सुखदेव के जन्मदिन पर जी। आशा है आपको रोचक लगी होगी ये बातचीत। आगे फिर जल्दी ही फिर मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ, किसी और विषय पर हम बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।